चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। आप लोग सीएमए इंटर क्लियर कर लिए हैं, सीएमए फाइनल में आ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ही है। अच्छा, आज ही पता चला। और ऑब्वियसली ये अच्छी बात है कि हम पास हो गए हैं, पर हमको ना इससे कॉन्फिडेंस तो लेना है, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। कॉन्फिडेंट इसलिए कि हम सी इंटर क्लियर कर लिए हैं तो सीएमए इंटर क्लियर कर लिया है तो सीएमए फाइनल भी क्लियर हो जाएगा। बट ओवर कॉन्फिडेंस में ही मत चल जाना कि सीएमए इंटर हो गया तो फाइनल भी हो ही जाता है, ऐसा तो नहीं है। मतलब आपको ये पता होगा कि सीएमए फाइनल का रिजल्ट परसेंटेज कम जाता है एज कंपेयर टू सीएमए इंटर। तो हम अगर टाइमली अगर अपने एफर्ट्स डाल देंगे, है ना, टाइमली पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ने की हैबिट को नहीं छोड़ेंगे। आपका बैच इतनी जल्दी स्टार्ट करने का पर्पस क्या है कि आपके पढ़ने की आदत ना छूटे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पढ़ना छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि एक दिन चलो शुरू करते हैं, मुहूर्त निकाला है और अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो कभी आता ही नहीं है। तो जितना हम जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, पर अगर पढ़ते रहते हैं तो अपनी हैबिट बनी रहती है, और हैबिट बनी रहेगी तो हमको कभी जोर नहीं आएगा पढ़ने में। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने आपका बैच आज से स्टार्ट किया है कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लो, एक साथ भी पूरा बर्डन नहीं डाल रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, हैबिचुअल होते जाओगे, फिर आगे रेगुलरिटी बन जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपका सीएमए फाइनल का जो कोर्स है, हाँ बहुत बड़ा है। सीएमए फाइनल का जो सिलेबस है, ये आप लोग न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं ना। मतलब इंस्टीट्यूट क्या करता है, टाइमली आपके सिलेबस को चेंज करता रहता है। तो जैसे एक बार 2016 में उन्होंने सिलेबस को चेंज किया था, फिर उसके बाद उन्होंने 2022 में सिलेबस को चेंज किया। तो मतलब हम जो भी अब बात करेंगे वो एज पर न्यू सिलेबस बात करेंगे। तो हो सकता है कि कोई सीनियर हो आपका और उसने आपको कुछ और बताया हो, तो वो एज पर ओल्ड सिलेबस बता रहा होगा, हम अभी एज पर न्यू सिलेबस की बात कर रहे हैं। न्यू सिलेबस में आपके सीएमए फाइनल में कितने पेपर्स है, एनी आइडिया? 8 पेपर है। और क्योंकि आप इंटर दे चुके हो तो आपको आइडिया तो है ही कि इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो आपका सीएमए फाइनल का जो सिलेबस है वो भी 2 ग्रुप में डिवाइड हो रखा है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अच्छा, ग्रुप 1 में कितने पेपर्स होंगे? 4 पेपर्स होंगे। ग्रुप 2 में कितने पेपर्स होंगे? 4 पेपर्स होंगे, है ना। दोनों में ही 4-4 पेपर, इंटर के जैसे ही आपका चलता रहेगा। अच्छा, ग्रुप 1 में पहला पेपर पता है क्या है? लॉ। हाँ, क्या हुआ? स्टार्ट तो करो। अच्छा, नहीं मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि आपको कितना आइडिया है, जिससे फिर उसी अकॉर्डिंग आपको समझाया जाएगा। 0 आइडिया। ये सर ये रैंकर है। रैंकर है मतलब ये? अच्छा। ऐसे बोले जीरो। कोई बात नहीं, फिर वो आप लोग के मजे ले रहा है फिर। हाँ। तो ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर है, जिसमें पहला पेपर क्या आता है आपका? लॉ आ जाता है। ओके। अच्छा, दूसरा पेपर क्या है पता है? सेकंड पेपर क्या आएगा ग्रुप 1 में? एसएफएम। सेकंड पेपर क्या आएगा? एसएफएम। मतलब जिसको आप लोग इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते थे, उसको फाइनल लेवल पे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब इंटर की एफएम को ही आगे एक्सटेंड किया जाएगा। अब आपको एडवांस्ड एफएम पढ़ाएंगे और उस एडवांस्ड एफएम को ही यहाँ पर बोला जाता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सेकंड पेपर, मतलब अगर पेपर नंबर वाइज बोलूँ मैं, तो आपका 13 और 14 हो जाएगा ये। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपका 14th पेपर होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएफएम बोलते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट कौन सा होता है?
DT है ना, आपका डायरेक्ट टैक्सेशन आ जाता है ना, DT आ जाएगा। और नेक्स्ट पेपर पता है क्या है? SCM, फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब अगेन इंटर में जो आप कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते थे उसी का अब एडवांस्ड फॉर्म पढ़ाया जाएगा आपको, यानी एडवांस्ड कॉस्टिंग पढ़ाई जाएगी। और उसी सब्जेक्ट का नाम हमारे इंस्टीट्यूट ने रख रखा है, दैट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब पेपर नंबर 14 एंड पेपर नंबर 16 ये आपके इंटर के से ही आया है एडवांस फॉर्म में, दैट इज SFM एंड SCM। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखे पूरे पूरे नाम? क्योंकि यही वो दो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ। मैं आपको सिलेबस का आइडिया देने के साथ साथ ये भी बताना चाह रहा था कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। भाई पता तो हो सर क्या पढ़ाने आए हैं। तो सर SFM और SCM पढ़ाने आए हैं, पेपर नंबर 14 एंड पेपर नंबर 16। शॉर्ट में बोल सकते हो कि सर कॉस्टिंग और SFM पढ़ाते हैं, कॉस्टिंग और SFM पढ़ाते हैं। तो एनीवन इफ डजंट नो मी, तो ये दोनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। तो माई सेल्फ CA संजय शाह, ठीक है। मैं मतलब अराउंड आप मान लो अराउंड 8-10 साल हो गए उससे मैं आपको CMA पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को CMA पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले सिर्फ CA स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, और फिर सचिन सर ने जब स्टार्ट किया था CMA की जर्नी तो उनके साथ से ही मैं लग गया था। तो फाइनल लेवल पे कॉस्टिंग FM तब से मैं ही पढ़ा रहा हूँ। पर आज मैं दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि हम लोग आज ही स्टार्टिंग में सारा प्रेशर नहीं डालेंगे आप पे, धीरे धीरे करके चलेंगे। तो आज तो हम सिर्फ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर अराउंड 5-10 दिन अपने निकलेंगे आराम से, जिसमें हम थोड़ा सा कॉस्टिंग से हैबिचुअल हो जाएंगे, और फिर हम आपके ऊपर SFM का बॉम्ब फोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इंटर में FM ईजी लगती थी या कॉस्टिंग? कॉस्टिंग ईजी लगती थी ना, तो बस वही कर रहे हैं हम कि कॉस्टिंग ईजी लगती है तो कॉस्टिंग से शुरू करते हैं, और क्योंकि FM थोड़ा हार्ड लगता है तो धीरे धीरे उसका बर्डन आपके ऊपर डाला जाएगा। तो SFM बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हेडिंग डालिए कॉपी में, हेडिंग डालना है कॉपी में, ग्रुप 1 पेपर 16, ग्रुप 1 पेपर 16, ग्रुप 1 पेपर 16 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ग्रुप 1 पेपर 16 स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। और ये मेरे पर्सनल नंबर है, इन केस आपको कभी भी कुछ भी पूछना हो तो नॉर्मली हम 4-5 तक फ्री हो जाते हैं क्लासेस से, तो आप कॉल कर सकते हो 5 बजे बाद, और उससे पहले कोई अर्जेंट हो तो मैसेज छोड़ देना, तो देखते ही आपको कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे नंबर नोट करके रखो, कभी हेल्प हो मतलब कभी ज़रूरत पड़ जाए तो यू कैन यूज़ इट। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ लाइक एन एडवांस्ड कॉस्टिंग। पर क्या है, एडवांस कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं तो इसके सिलेबस का भी एक बार आइडिया ले ले कि इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम लोग ना कभी कभी ट्रेन में बैठते हैं, जैसे फैमिलीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रहे हैं तो ट्रेन में बैठे, तो अपने को पता होता है कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी है अपनी पता होता है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही होता है। क्या अपने को अपना एंडिंग पॉइंट पता होता है कहाँ जाना है? पर क्या मन में ये रहता है कि कौन कौन सा स्टेशन बीच बीच में आएगा, ये भी पता लगा है कि कौन से स्टेशन में क्या चीज़ स्पेशल मिलता है, ये भी पूछ के रखे कि जैसे ट्रेन रुकेगी तो वो खाने के लिए उतर जाएंगे। सो मन में तो रहता ही है, चाहे नहीं पूछते होंगे पर मन में रहता है कि स्टेशन क्या क्या आएंगे पता तो लगाए। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपकी जर्नी तो यही है कि CMA फाइनल करना है, ठीक है। आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ना है, यू नो योर स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो योर एंडिंग पॉइंट की एग्जाम दे के आना है। पर इस जर्नी में क्या क्या स्टेशन आएंगे, क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो मजा आएगा ज़्यादा पढ़ने में, ठीक है ना।
तो अपने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है, पूरे 100 मार्क्स का पेपर है ये, इसमें 2 पार्ट होंगे। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो है आपका कॉस्टिंग, जो कि 60 मार्क्स का है। यस, कॉस्टिंग खाली 60 मार्क्स का ही है। सब्जेक्ट का नाम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, पर उसमें कॉस्टिंग तो 60 नंबर की है। उसमें एक 40 नंबर का अलग पार्ट है, एंड दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्यूटी। तो 40 नंबर की इसमें क्या है, क्यूटी है, क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको आप लोग शायद ओआर बोलते थे, ओएमएस, इंटर में आपके ओएमएस नाम से सब्जेक्ट है, उसी को यहां पर बोला जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो हमारे यहाँ पेपर जो है कॉस्टिंग का, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 60 नंबर, जैसे आप कॉस्टिंग पढ़ते थे वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, वो कॉस्टिंग कहलाती है। पर इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ा नहीं होगा, सुना तो होगा, ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, कई लोग सुनते हैं, कई लोग पढ़ते हैं, वरना मिक्स मैच चलता है। तो कई लोग बस सुन सुन के आए हैं कि हाँ ये नाम होता है, पढ़ा नहीं है, और कई लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा असाइनमेंट है, पर्ट सीपीएम है, लर्निंग कर्व है ना, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट जो मैंने बोला, तो ये सब कॉस्टिंग में आता है यहाँ पर, सॉरी क्यूटी में आता है यहाँ पर। और जो आप स्टैंडर्ड, मार्जिनल ये सब बोलते हो, ये अपने कॉस्टिंग पार्ट में आएगा। तो मैं पहले बता देता हूँ क्यूटी में क्या क्या है। तो क्यूटी में आपके लर्निंग कर्व है, क्यूटी में आपके स्टूडेंट्स लर्निंग कर्व आएगा, क्यूटी में आपके असाइनमेंट आएगा, असाइनमेंट पढ़ेंगे हम लोग, क्यूटी में आपके ट्रांसपोर्टेशन आएगा, लिख लो आप लोग, लिखते जाओ, वो उस पर भी मैं आता हूँ, पहले अभी हम नाम लिख ले एक बार। तो लर्निंग कर्व है, असाइनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा नेटवर्क एनालिसिस है। नेटवर्क एनालिसिस को ही आप लोग बोलते थे पर्ट सीपीएम। नेटवर्क एनालिसिस को ही हम लोग क्या बोलते थे, आप कॉपी नहीं लाएंगे बेटा, कॉपी, अच्छा ओके। तो नेटवर्क एनालिसिस में आपका पर्ट सीपीएम आ जाएगा, और इसके अलावा आपका सिम्युलेशन आ जाता है इसमें। सिम्युलेशन, वो याद है रैंडम नंबर वाला चैप्टर होता था, रेंज बनाते थे, रैंडम नंबर्स गिवन होते थे, तो वो चैप्टर अगेन रिपीट होगा यहाँ पर। अच्छा, 5th उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो ये तो वो है जो आपने इंटर में भी पढ़े हुए हैं। और ये चीज फाइनल में क्यों डाली पता है? हाँ इजी है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है, सर एक बात, है ना, एडवांस्ड पढ़ना है ना। आप ये चैप्टर यही समझ के पढ़ाओगे ना कि बच्चों, हाँ हाँ हाँ, ये एक जेन्युइन डाउट है कि सर आप हमको ये मानते हुए पढ़ाओगे कि हमें सब कुछ आता है या हमें कुछ नहीं आता है। तो मैं नहीं आता मान के ही पढ़ाता हूँ हमेशा, और जितना मुझे आता है वो सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो एकदम बेस लेवल से ही शुरू होगा, मतलब आपको भी लगेगा कि असाइनमेंट में ये क्या बता रहे हैं कि रो ऑपरेशन होता है, कॉलम ऑपरेशन होता है, पर मैं बताऊंगा, जिससे बेस स्ट्रांग रहेगा तभी एडवांस चीज़ें पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एकदम स्टार्टिंग से ही होगा पूरा। और इसके अलावा ये तो वो चैप्टर्स थे जो आप इंटर में पढ़े हुए हो, अब इसमें अपने गेम थ्योरी भी आएगी, ये भी था है ना, न्यू सिलेबस में ये इंटर में चला गया था।
तो वो फाइनल में भी है, गेम थ्योरी। और इसके अलावा हम लोग के यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा भी है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा वो अवेयर होंगे वो लोग जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई है 11th-12th में, है ना। डिफरेंशिएशन आता था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब निकालते थे। ये वो चैप्टर है, ये प्रॉपर मैथ्स का चैप्टर है जो अपने कॉस्टिंग में डाला गया है। उसको कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेट किया गया है कि कॉस्टिंग में भी डिफरेंशिएशन काम आ सकता है। तो वो मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, ये मानते हुए कि मैथ्स नहीं आती हमें, ठीक है ना। और 8th है बिजनेस फोरकास्टिंग, जिसको एक्चुअली टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ क्यूटी के चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, एक तो नेटवर्क एनालिसिस में आती है, इंटर लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे क्रैशिंग व्रैशिंग जैसी आ जाती है तो घबरा जाते हैं, बोले क्रैशिंग क्या आ गया इतना बड़ा, या पर्ट आ जाता है उसमें, है ना। तो वहाँ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम वाली चीज़ें आ जाती है, तो वहाँ घबरा जाते हैं। तो अब फाइनल में नहीं डरेंगे अपन, क्योंकि ये आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा जिससे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है इंटर लेवल पे। ट्रांसपोर्टेशन भी हार्ड पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन तो सिंपल में ही आता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो कराऊंगा ही। पर मैं बता रहा था कि ज़्यादातर मुझे जो स्टूडेंट्स रिव्यू देते हैं कि इंटर में हमको इन चैप्टर में दिक्कत आती थी, तो एक तो नेटवर्क बोलते हैं, और एक मुझे लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और एक मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, अच्छे से ही पढ़ाया जाएगा। तो क्या मेरा जो सिलेबस जो पढ़ाने का स्टार्ट होगा ना, वो यहीं से शुरू होगा। मतलब मैं आपको पहले क्यूटी पार्टी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये ना स्कोरिंग है, 40 नंबर का है, और अगर थोड़ा अच्छे से करें तो पूरे 40 लाए जा सकते हैं इसमें, है ना। मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिकली आते हैं। कॉस्टिंग सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पेपर का, 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू है, 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू है, वही 2-2 नंबर के 15 क्वेश्चन होंगे, और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव है। तो क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन कम है तो थ्योरी कम आती है ना, प्रैक्टिकल ही ज़्यादा आता है यहाँ पर। तो इसलिए थ्योरी से इतना हम लोग को टेंशन नहीं लेना, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही आता है, और इजीली 40 मार्क्स यहाँ पर लाए जा सकते हैं। बस उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। जब ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना, तो फिर हम कॉस्टिंग पे मूव कर जाएंगे। और कॉस्टिंग में 60 मार्क्स में क्या क्या आएगा, तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो होगा डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्टिंग के पूरे कोर्स में है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है अगर मैं बोलूं, तो वो है आपका डिसीजन मेकिंग। इंटर में था डिसीजन मेकिंग, इंटर में था आप लोग के डिसीजन मेकिंग। जैसे आपने पढ़ा है की फैक्टर डिसीजन, कि मटेरियल कम है, लेबर कम है, ओवरहेड मतलब लैंड कम है, ठीक है, पैसा कम है, तो कैसे मिक्स बनाए जिससे अपना प्रॉफिट ज़्यादा है, मैक्सिमम आए, उसको हम लोग की फैक्टर डिसीजन बोलते थे। वो यहाँ पे रिपीट होएगा। अच्छा, इसके अलावा आपने मेक और बाय पढ़ा था, मेक और बाय, है ना, बना लो या फिर खरीद लो। वैसे क्या बोलते हो, ज़्यादा अच्छा क्या होता है, बनाना या खरीदना? डिपेंड करता है, डिसाइड करना पड़ता है भाई, तो कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, जिसमें सस्ता पड़ेगा वो काम करेंगे। खरीदना सस्ता है खरीद लेंगे, बनाना सस्ता है बना लेंगे, है ना, डिसीजन लेना पड़ता है। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एक्सपोर्ट ऑर्डर डिसीजन, कि भाई बाहर से फॉरेन ऑर्डर आया है तो फॉरेन ऑर्डर एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, इस तरह का डिसीजन लेते थे। ये सब रिपीट होने वाले टॉपिक है। पर क्या आपने वहां पर पढ़ा था, रेलिवेंट कॉस्टिंग। कि भाई बाहर से फॉरेन ऑर्डर आया है तो फॉरेन ऑर्डर एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, इस तरह का डिसीजन लेते थे। ये सब रिपीट होने वाले टॉपिक है। पर क्या आपने वहां पर पढ़ा था, रेलिवेंट कॉस्टिंग।
रेलिवेंट कॉस्टिंग आपका वहाँ नहीं पड़ा हुआ है, तो वो हम आपको यहाँ पर नया सिखाएंगे। इसके अलावा प्राइसिंग डिसीजन आता था आपके कि प्रोडक्ट की प्राइस निकालो, तो वो भी यहाँ पर आएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग करो कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर करेंगे, तो बताओ कैसे करना है, वो अगेन रिपीट किया जाएगा क्योंकि वो वैसे भी हार्ड पड़ता है इंटर लेवल पे, तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो मतलब मिक्स मैच करके कुछ नए टॉपिक और कुछ पुराने टॉपिक मिला के ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर बनेगा। तो मैं वो सारे टॉपिक्स के नाम लिख दे रहा हूं एक बार, क्या क्या यहाँ पर आएगा। डिसीजन मेकिंग में आपका की फैक्टर डिसीजन आएगा, आपका मेक और बाय डिसीजन आएगा, इसमें स्पेशल ऑर्डर डिसीजन आएगा, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, और स्टूडेंट्स इसमें शटडाउन डिसीजन भी आता है, शटडाउन डिसीजन, और इसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग भी आती है, रेलिवेंट कॉस्टिंग, और इसमें प्राइसिंग डिसीजन आता है, प्राइसिंग डिसीजन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग भी आता है इसमें, और इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी आती है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, नया टॉपिक अगेन। प्रोडक्ट की पूरी लाइफ की हम कॉस्टिंग करते हैं इसमें, कि एक प्रोडक्ट अगर 20 साल चलेगा तो 20 साल में कितना खर्चा होगा, 20 साल में कितना सेल्स होगा, 20 साल में कितना प्रॉफिट होगा, ऐसे जब लॉन्ग टाइम के लिए निकालने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग जब इंटर में क्वेश्चंस करते थे कॉस्टिंग के, तो उसमें आप कॉस्ट कितने टाइम का निकालते थे? उसी पीरियड, मतलब 1 महीने के लिए, या कभी 1 साल के लिए, या कभी 1 हफ्ते के लिए, या कभी 1 ऑर्डर के लिए, पर कभी ऐसा हुआ 10 साल के लिए निकाल रहे हैं कॉस्ट, पर वो इस टॉपिक में करेंगे, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। जैसे याद हो इंटर में एक टॉपिक था एफएम में, कैपिटल बजटिंग, तो उसमें क्या होता था, 5 साल तक कितना इनफ्लो आएगा, 10 साल तक कितना इनफ्लो आएगा, वो एक एग्जाम्पल है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, कि पूरी लाइफ में कितना खर्चा होगा ये देखा जाता है उसमें। अच्छा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अलावा यहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग भी आएगा, टारगेट कॉस्टिंग। तो मतलब नए में अगर मैं बोलूँ तो रेलिवेंट कॉस्टिंग बिल्कुल नया रहेगा आपके लिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, ये एकदम न्यू टॉपिक्स रहेंगे। शटडाउन था क्या आप लोग के में? शटडाउन तो होगा ना कि बंद कर दो, है ना, ये डिवीजन बंद कर दो, ये प्रोडक्ट बंद कर दो, उसको शट डाउन करना बोलते हैं। और एक और टॉपिक है डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। तो बोलने को तो ये एक ही चैप्टर के टॉपिक्स है, पर ये इंडिविजुअली खुद बड़े बड़े टॉपिक्स है। तो ना ये सब सारे नाम मैंने इसीलिए लिख दिए जिससे समझ में आया कि डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। अच्छा, इन सब को सीखने के लिए एक टॉपिक और आना जरूरी है, और वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करके ही किया जाता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग आना जरूरी है। तो मैं अगेन ये मानते हुए चलूंगा कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग भी नहीं आता, तो मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पहले पूरा समझाऊंगा और फिर मैं आपको डिसीजन मेकिंग सिखाऊंगा। अच्छा, इसके अलावा अपने सिलेबस में कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड है। जो आपने इंटर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है ना, वो तो 30% ही है ना। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, हाँ ओवरहेड में आ गया, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वो तो सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 30% है।
और उसका भी आधा पड़ा होगा। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड में बोलते हैं कि दिक्कत आती है, तो नेट 15% आता है। नहीं ठीक है, अच्छा ही आता होगा, ऐसे इतना भी डिमोटिवेट मत करो अपने आप को, ठीक है ना। तो आता है, पर हाँ मैं तो पूरा अगेन स्टार्टिंग से लूंगा और पहले वो 30% आपको याद दिलाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग को एडवांस पढ़ना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में और क्या चीजें होती है। तो एक्चुअली उसमें होता है रिकंसिलेशन। क्या होता है? जैसे आपने इंटर में एक रिकंसिलेशन चैप्टर पढ़ा है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, पढ़ते थे ऐसा? वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिकंसिलेशन होता है बिटवीन बजट एंड एक्चुअल, बिटवीन बजट एंड एक्चुअल। तो वो रिकंसिलेशन पढ़ने के लिए हमको और नई बातें सीखनी पड़ेंगी, तो वो 70% पार्ट होगा, और वो इसीलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिपीट किया गया। तो ये मत सोचना कि वो का वही पढ़ना है, ठीक है, नई चीजें इसमें सिखाई जाएगी। और इसके अलावा थर्ड है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग था इंटर में, पर उसके साथ साथ पढ़ाएंगे जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम थ्योरी में बताया गया होगा आपको कभी कि हाँ भाई जस्ट इन टाइम होता है कि जब जरूरत हो तभी बना लो, ठीक है ना। जैसे आप लोग के एग्जाम कब है? जून में, अगले साल। तो मतलब आप क्या है, प्रिकॉशनरी चल रहे हो और पहले से ही पढ़ाई शुरू कर दे रहे हो कि जिससे सफिशिएंट टाइम मिले रिवीजन का और बाद में अच्छे से एग्जाम दे पाए। पर कई लोग तो ऐसे होंगे ना, जून में देना है, अभी तो बहुत टाइम है, तो वो क्या सोचेंगे जब दिसंबर आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, जब टाइम आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, ज़्यादा सीरियसली पढ़ेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। तो उसको बोलेंगे जस्ट इन टाइम, कि जब ज़रूरत है तब करो। तो कई लोग पहले से ही चलते हैं और कई लोग इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। तो जो लोग इमीडिएट लेते हैं उनको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। बढ़िया तो पहले से ही करना है, ठीक है ना। जैसे आपको इंटर में पढ़ाया होगा EOQ, क्या पढ़ाया है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पूरे साल में मटेरियल चाहिए 1 लाख, तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि 1 लाख पूरा एक साथ ही खरीद लो, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि 1-1 किलो करके खरीदने लग जाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉट में चलना चाहिए। तो जैसे अभी हमने बोला टाइम है तो पढ़ाई शुरू कर लो, पर एक साथ भी स्टार्ट करने की क्या जल्दी है, धीरे धीरे चल लो, समझ रहे हो क्या। तो वो EOQ होता है, और उसमें फायदा होता था ना, बोलते थे ना कि EOQ लगाओगे तो कॉस्ट कम आएगी, तो EOQ लगाने से फायदा होता है। जस्ट इन टाइम में वैसे तो नुकसान ही होता है, पर क्या है, ये जापानीज टेक्निक है। जस्ट इन टाइम क्या है? जापानीज टेक्निक। आपको पता है जापान वो कंट्री है जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे थे, है ना, हिरोशिमा, नागासाकी, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे अमेरिका वालों ने, और सब कुछ तबाह हो गया था वहां पर, सब कुछ डिवास्टेट हो गया था। फिर भी आज जापान का बहुत नाम है ना, डेवलप्ड कंट्री में आता है। मतलब इंडिपेंडेंस, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तब उनकी तो कोई कंडीशन ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकते हैं, और इन 50-60 सालों में ये पता नहीं कहां पहुंच गया वो देश, और एकदम डेवलप्ड कंट्री में आने लग गया। तो ऐसा क्या किया उन्होंने वहां पर? तो बिल्कुल उसमें से एक अप्रोच है जो उन्होंने फॉलो किया था, और वो है जस्ट इन टाइम। एक्चुअली क्या है, जापान वाले जो है ना, जब वहां बॉम्बिंग हुई ना, तो अमेरिका और जापान के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि अब तुमको मिलिट्री आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब जापान वाले पैसा मिलिट्री पे, आर्मी पे खर्च नहीं करते हैं। तो उस टाइम अमेरिका ने बोला था, प्रॉमिस किया उनको कि जब भी तुमको मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना तो हम देंगे, तुम लोग को अब मिलिट्री फोर्स रखने की जरूरत नहीं है। तो अब वो लोग क्या करें फिर? अब वो वहां के लोग क्या थे, एकदम डिसिप्लिन थे, मिलिट्री में रहते थे तो डिसिप्लिन थे, तो वो डिसिप्लिन उन्होंने दिखाई मैन्युफैक्चरिंग में, वो गुड्स बनाने में लग गए खाली। तो गुड्स बनाने में लग गए तो डिसिप्लिन में थे, तो हर चीज क्वालिटी से चलाते थे, और उस क्वालिटी की वजह से आज जापान का नाम हो गया। तो जैसे मैं बोलूं टोयोटा, नाम सुना है? कहाँ की है? जापान की। तो फॉर्च्यूनर सुनते हैं, इनोवा सुनते हैं नाम,
ठीक है ना। तो हाई राइडर एक कार नाम से कार आती है, ये सब कहाँ की है? जापान की है। सुजुकी कंपनी कहाँ से आई है? जापान से आई है। वो तो इंडिया में आ गई तो इंडियन वर्जन बन जाता है उसका, और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो मारुति सुजुकी की क्वालिटी तो खराब है, पर जब जापान में है सुजुकी तो उसकी क्वालिटी टॉप ग्रेड की है। पैनासोनिक नाम सुना है? जैसे ये इसी मित्सुबिशी का है ना, हाँ वो भी वहीं की है। पैनासोनिक है तो ये भी जापान की कंपनी है। नाम सुनते हैं पैनासोनिक तो अच्छी क्वालिटी आती है। तो एक तो मैं बोलूँ मेड इन चाइना तो क्या हंसी आने लग जाती है, और एक मैं बोलूँ मेड इन जापान तो लगता है हाँ ये परफेक्ट होगा ये चीज़। तो जापान ने वो रेप्यूटेशन बनाया अपना, तो उन्होंने हर चीज़ में क्वालिटी दे दे के अपने आप को डेवलप्ड कंट्री में पहुंचा दिया है। तो अब सब लोग वहाँ की चीज़ें खरीदते हैं। तो अपने यहाँ बुलेट ट्रेन बन रही है, कहाँ की टेक्नोलॉजी है? जापान से लाई गई है। तो वहाँ पे हर चीज़ उन्होंने कुछ अलग किया था, दुनिया से अलग किया उन्होंने, जिसकी वजह से आज वो सब जगह पॉपुलर हो गए। तो कॉस्टिंग में भी अपने 2-4 टेक्निक चुराए हुए हैं वहां से ही। तो उसमें से एक टेक्निक है आपका जस्ट इन टाइम, एक टेक्निक है यहाँ पर मैंने बोला लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, ये सब जापानीज टेक्निक है। तो वहां से लाके हम लोग आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि इन सबको करने से भी फायदा तो हो सकता है। आ रहा है क्या? और इसके अलावा यहाँ पर एक थ्रूपुट अकाउंटिंग भी आएगा। जस्ट इन टाइम के अलावा थ्रूपुट अकाउंटिंग आएगी। ये अगेन एक डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग है जो आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे मैं पूछूं, आपने कभी कंट्रीब्यूशन वर्ड सुना है? हाँ जी, मैं पूछा था कंट्रीब्यूशन वर्ड सुना है कभी? कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर जब ये थ्रूपुट कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना तो ये बोलता है सेल्स माइनस मटेरियल इज कंट्रीब्यूशन। मतलब आप लोग ये पढ़ते थे कि मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, सब वेरिएबल हो सकते हैं। पर जब थ्रूपुट अकाउंटिंग पढ़ेंगे अगेन, जो कि एक जापानीज टेक्निक है, तो उन्होंने बोला कि मटेरियल के अलावा बाकी सब कुछ फिक्स्ड होता है, सिर्फ मटेरियल ही वेरिएबल होता है। हिंट देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए लेबर, आप लेबर को वेरिएबल क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे कि लेबर इज अ वेरिएबल कॉस्ट? यूनिट के हिसाब से देते थे, आवर्स के हिसाब से देते थे, इसलिए वेरिएबल बोलते थे। अच्छा, नॉर्मली आज के एनवायरनमेंट में लेबर को पीस बेसिस पे नहीं देते हैं, है ना। फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं उनको पीस के हिसाब से नहीं दिया जाता। तो करंट एनवायरनमेंट में टाइम के हिसाब से पेमेंट होता है। अच्छा, क्या आपको लगता है लेबर का टाइम इन जो है वो फिक्स्ड होता है? टाइम इन मतलब आने का टाइम, क्या वो फिक्स होता होगा फैक्ट्री में? या ऐसे बोलते हैं कभी भी आ जाओ? फिक्स होता है, सुबह 10 बजे आना है सबको, है ना, और अटेंडेंस लगती है। अच्छा, क्या उनका जाने का टाइम फिक्स होता है क्या? हाँ, जाने का टाइम भी फिक्स होता है, ऐसे थोड़ी कभी भी निकल जाना। हाँ, मजदूर लोग, लेबर वही है मजदूर, तो क्या उनके जाने का टाइम और आने का टाइम फिक्स होता है क्या? हाँ, आप सोच रहे हो ऑफिस वाले स्टाफ की बात कर रहे हो आप। तो ऑफिस वाले में ऐसा होता है कि जब आप लोग भी सीएमए बन जाओगे, कहीं जॉब कर रहे होगे, तो बोलेंगे सुबह 10 बजे आ जाना, है ना, शाम को 6 बजे चल जाना, पर आज तो काम है तो 10 बजे जाना पड़ेगा। तो वो ऑफिस में होता है ऐसा, पर लेबर में तो नहीं होता। फैक्ट्री में तो क्या होता है, फिक्स टाइम आने का, फिक्स टाइम जाने का, और अगर गलती से भी रोक लिया तो ओवर टाइम का पैसा और ले लेगा और डबल रेट से और ले लेगा। ऐसा पढ़ते थे ना अपन। तो मतलब लेबर का टाइम फिक्स होता है कि दिन में 8 घंटे करने हैं, दिन में 9 घंटे करने हैं। तो मैं बोल रहा हूं जब उसका टाइम ही फिक्स है तो फिर उसकी वेजेस भी तो फिक्स हो गई, फिर वो वेरिएबल कहाँ रही? वेरिएबल तो तब होता है ना जब हम बोलते हैं किसी दिन 2 घंटे कर लिया, किसी दिन 4 घंटे कर लिया, किसी दिन 6 घंटे कर लिया। होता क्या ऐसा? करंट एनवायरनमेंट में लेबर को हम आवर्स के हिसाब से भी पेमेंट नहीं कर रहे, हम उसको डेली बेसिस पे फिक्स अमाउंट दिए जा रहे हैं, और इसलिए लेबर आजकल एक फिक्स कॉस्ट बन गई है।
अच्छा, ओवरहेड आप लोग बोल रहे थे, ओवरहेड भी तो सर वेरिएबल होता है, पर ये थ्रूपुट अकाउंटिंग बोलेगा ओवरहेड होते कहाँ है वेरिएबल। अगर कोई काम नहीं भी कर रहा है तो भी आपका ओवरहेड लग रहा है ना। लाइट तो जल ही रहा है, डेप्रिसिएशन तो लग ही रहा है, इंश्योरेंस तो हो ही रहा है, ठीक है। तो मतलब ओवरहेड भी आजकल आज के एनवायरनमेंट में क्या हो गए हैं, फिक्स्ड हो गए हैं। तो ये अप्रोच सिखाएगा कि क्योंकि सारे खर्चे फिक्स होने लग गए हैं, सिर्फ मटीरियल ही है ऐसा जो वेरिएबल होता है, इसलिए उसका एक डिफरेंट नाम रखा गया है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अगेंस्ट चला जाएगा और उसी का नाम रखा गया है थ्रूपुट अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है। तो कुछ कुछ नाम हमको लग रहे हैं जो हमारे पढ़े हुए भी है, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें भी है जो एकदम यूनिक भी है आपके लिए, ठीक है ना। तो एक लास्ट टॉपिक और है इसमें, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एक लास्ट टॉपिक और है इसमें, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। मुझे बताओ, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए क्या? तो फिर तो वो महंगा भी होगा। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट क्या चाहता है, कॉस्ट कम होए, और आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होए, तो ये कैसे मैच करेगा? अगर हम क्वालिटी देंगे तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर आप बोलोगे कॉस्ट बचाओ तो क्वालिटी तो कम होनी ही है फिर, तो कैसे करें मैनेज? तो वही आपको ये चैप्टर समझाएगा कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्वालिटी देने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्वालिटी भी लिमिटेड ही होनी चाहिए। जैसे मान लो कि एक फ्रिज खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है ना, तो आपको पता है ऐसा तो होता नहीं हर साल नया रेफ्रिजरेटर घर पे आता है, रेफ्रिजरेटर तो लंबा ही चलता है। तो मान लीजिए मैंने एक ब्रांड का रेफ्रिजरेटर खरीदा, मान लो एलजी ब्रांड का खरीदा मैंने, और उन्होंने बोला कि 20 साल की वारंटी दे रहे हैं हम। कितने साल की? 20 साल तक इस फ्रिज को कुछ नहीं होगा। तो आप बोलोगे यार क्या अच्छी क्वालिटी है, 20 साल तक कुछ नहीं होगा इसको, और कुछ हुआ तो कंपनी रिप्लेस करेगी। पर मैं बोल रहा हूं ये अननेसेसरी क्वालिटी है। माना कि लोग फ्रिज रखते हैं बहुत सालों तक, पर 20-20 साल तक भी कोई नहीं रखता है ना। 10 साल बाद ही लगने लग जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, अब नई टेक्नोलॉजी का फ्रिज लाने की जरूरत है। तो वो 20 साल की वारंटी देने का क्या फायदा हुआ? इतना ही अच्छा बनाओ ना कि 10 साल चल जाए, बस 20 साल चलाने की क्या जरूरत है उसको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोचेंगे कौन से चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में। आ रहा है समझ में? तो ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा एक दो थ्योरी चैप्टर्स और है जो स्टार्टिंग में है चैप्टर सब बुक के, तो वो हम लोग सेपरेटली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया कि हमको हमारे सिलेबस में 100 मार्क्स में क्या पढ़ना है, जिसमें से 30 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू रहेगा और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। क्लियर? अब लिखिए इंट्रोडक्शन। न्यू हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखवाने जा रहा हूं मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने बोला, मैं तो यही मान के चलूंगा कि आप लोग को बहुत अच्छे से नहीं आता कॉस्टिंग, और मैं एकदम बेस लेवल से शुरू करूंगा। तो अभी इंट्रोडक्शन में हम कॉस्टिंग के थोड़े बेसिक्स की बात करेंगे, जो फाइनल लेवल की कॉस्टिंग समझने के लिए आना जरूरी है। मतलब कुछ कुछ बातें हैं जो हम चाहते हैं कि इंटर लेवल से फाइनल में जब जा रहे हैं तो ये याद होना चाहिए, तो वो याद नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा रिकैप कराएंगे, ठीक है ना। तो बताइए, मेरे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें ये जो वर्ड है सी, मतलब लेटर है सी, इट स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। तो कोई बता सकता है कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी, हाँ ठीक है, बोल रहे जिस भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको आप कॉस्ट बोलते हो। तो मैं बोलूंगा ये पार्शली करेक्ट है, मतलब ये डेफिनेशन पूरा सही नहीं है। कोई इसको कंप्लीट करना चाहेगा? हाँ, जब आपने कॉस्टिंग पढ़ी इंटर में,
तो क्या आप लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ही पढ़ते थे क्या? सर्विस बिजनेस भी तो आता था। तो कॉस्ट खाली बनाने में ही नहीं लगता, कॉस्ट अगर सर्विस देते हैं तो उसमें भी स्पेंड होता है। तो इसलिए कभी मत बोलना कि बनाने में कॉस्ट लगती है। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन ही था, व्हाट इज कॉस्ट, है ना? तो बोल दिया बनाने में कॉस्ट लगती है, और वो एक्चुअली कंपनी सर्विस देने वाली थी, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस देने में पैसा जो खर्च होता है वो मेरी कॉस्ट है, ठीक है ना? जैसे मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूं, तो बताइए ये मैन्युफैक्चरिंग है या ये सर्विस है? सर्विस है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया आपने कि ये सर्विस बिजनेस है? इसको मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बोल रहे आप? जैसे मैं बताऊं मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो सकता है। आप लोग सीएमए इंटर से आए तो आप मेरे रॉ मटेरियल हो। सीएमए इंटर से आए तो क्या हो मेरे लिए? रॉ मटेरियल। आपको प्रोसेस करेंगे अच्छे से, है ना, और आपको सीएमए बना देंगे, तो आप मेरे आउटपुट हो गए। तो मैं बोलूं कि मैं सीएमए फैक्ट्री चला रहा हूं, हाँ? हाँ बोले, और आपको गुड्स बोलने लग जाए तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं बोलते ना, ये तो नहीं बोलते कि सीएमए फैक्ट्री चला रहे हैं, ये बोलते सीएमए कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सीएमए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सर्विस है ये। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप कि किसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं और किसको सर्विस बोलते हैं? नहीं चेंज हुआ ना, आपका नॉलेज इंटर लेवल तक लिमिटेड है, और आपको चेंज ही तो करा जाएगा नॉलेज वाइज, और आप एकदम ग्रूम्ड होके फाइनल क्लियर कर लोगे। चेंज तो आ ही रहा है आपके अंदर, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी आपकी पूरी। हाँ, टेंजिबल और इनटेंजिबल, हाँ डब्बे में नहीं डालेंगे। तो मतलब बोल रहे हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है ना तो आउटपुट टेंजिबल होगा, और अगर सर्विस है ना तो आउटपुट इनटेंजिबल होता है। यही इसका मेन आइडेंटिफिकेशन है। तो जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाऊंगा, पर अब घर जाके कोई बोले दिखाओ कि क्या पढ़ाया है, तो दिखा नहीं सकते, बता सकते हैं कि क्या पढ़ाया है। समझ रहे हो क्या? टेंजिबल और इनटेंजिबल का फर्क है। जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं उनका आउटपुट टेंजिबल होगा, और जो सर्विस बिजनेस है उनका आउटपुट इनटेंजिबल होगा। अच्छा, आप लोग भी तो पढ़ने आए हो आज, तो क्या आप भी पैसा स्पेंड कर रहे थे आने के लिए? जैसे आप लोग किसी व्हीकल से आए तो पेट्रोल डीजल जो भी लगाया होगा, कोई अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज किया तो उसको फेयर दिया होगा आपने। कुछ लोग नई कॉपी खरीद के लाए मैं देख रहा हूं, और कुछ लोग पुरानी उठा लाए, बोले पहला ही दिन तो है। तो मैं बोल रहा हूं आपने भी पैसा खर्च किया है यहां पर पहुंचने के लिए। अच्छा, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले भी इंटरनेट का खर्चा तो कर ही रहे हैं, तभी तो ऑनलाइन ज्वाइन कर पा रहे। तो खर्चा हर कोई कर रहा है, तो क्या वो कॉस्ट नहीं है क्या? हाँ, तो आप तो ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ना आप कोई सर्विस दे रहे हो, फिर भी पैसा खर्च कर रहे हो आप। पर क्या है, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सिर्फ बिजनेस को देखता है। किसको देखता है? तो मतलब आप क्या खर्च कर रहे हो उससे इस सब्जेक्ट को मतलब नहीं है, पर मैं क्या खर्च कर रहा हूं उससे इस सब्जेक्ट को मतलब है। मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में जो हम कॉस्ट बोल रहे हैं वो कॉस्ट बिजनेस में होना चाहिए। वो पर्सनल एक्टिविटीज के लिए अगर स्पेंड हो रहे हैं तो उनको हम कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं। आप तो अभी मान लो फ्री हो जाओगे, फिर आप कहीं घूमने निकल जाओगे, घूमने निकल जाओगे तो वहां भी पैसा खर्च करोगे, कॉस्ट तो वो भी है। पर मुझे कल मत बताना आके कि सर हमारा ये खर्च हुआ है, क्योंकि मैं उसको इस सब्जेक्ट में अकाउंट नहीं करूंगा। इस सब्जेक्ट में उस खर्चे को रिकॉर्ड किया जाएगा जो बिजनेस के लिए इनकर हो रहा है, पर अगर वो पर्सनल लेवल पे इनकर हो रहा है तो वो हमारे लिए कॉस्ट नहीं माना जाएगा। तो घर में अगर क्लीनर को पैसा दे रहे हो तो वो मेरे लिए कॉस्ट नहीं है, पर अगर बिजनेस में फैक्ट्री के अंदर क्लीनर को पैसा दे रहे हो तो उसको मैं कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा। घर में डेली बेसिस पे मटेरियल यूज कर रहे हो, घर में किचन में ग्रोसरी यूज कर रहे हो,
तो वो आपके लिए मटेरियल है, पर वो मेरे बिजनेस की कॉस्ट नहीं है। पर अगर मैं फैक्ट्री के अंदर कुछ बना रहा हूं तो वो मेरे लिए कॉस्ट है। एक बेकरी वाला अगर केक बना रहा है तो उसको बनाने में जो पैसे खर्च कर रहा है वो मेरे लिए कॉस्ट है। पर अब घर में केक बना रहे हो तो उसके लिए भी आप वही मटेरियल लगा रहे हो, पर उसके लिए भी आप वही लेबर लगा रहे हो, पर वो हमारे लिए कॉस्ट। तो ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। आप बोलोगे सर हर सब्जेक्ट ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, इसमें क्या नया है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो? हर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो एक पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। पर जब हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। बिजनेस होगा तो ही हम इसके बारे में पढ़ना है। क्लियर है? लिखिए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कॉस्ट। कॉस्ट में लिखिए डैश लगा के, इट रेफर्स टू द अमाउंट, इट रेफर्स टू द अमाउंट ब्रैकेट में एक्चुअल, इट रेफर्स टू द अमाउंट ब्रैकेट में एक्चुअल और नोशनल, इट रेफर्स टू द अमाउंट ब्रैकेट में एक्चुअल और नोशनल, ब्रैकेट क्लोज, which is incurred in a business. It refers to the amount ब्रैकेट में एक्चुअल और नोशनल which is incurred in a business, और बिजनेस के ब्रैकेट में लिखिए मैन्युफैक्चरिंग, ब्रैकेट में लिखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉमा सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग कॉमा सर्विस एंड ट्रेडिंग। एक बिजनेस और होता है ट्रेडिंग बिजनेस। क्या फर्क होता है ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में? हाँ, ट्रेडिंग मतलब जैसा खरीदा वैसा ही बेच दिया, वो ट्रेडिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? जैसा खरीदा उसको बदल के फिर किसी और चीज की तरह बेच दिया। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा करूं, 5 लीटर की बिस्लेरी की बोतल खरीद लूं, आती है ना एक बड़ी सी 5 लीटर की बिस्लेरी की बोतल। मैंने क्या किया, उसको खोला और उसको 1-1 लीटर के बोतल में रीपैक कर दिया और फिर बेच दिया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है? ये मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है ये, क्योंकि वो 5 लीटर की बोतल थी और मैंने उसको 1-1 लीटर के बोतल में रीपैक किया, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। और कन्वर्ट कर दिया तो अब ये ट्रेडिंग नहीं है, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। पर ट्रेडिंग क्या होता है? 5 लीटर की बिस्लेरी बोतल खरीदी और वही हमने एज इट इज बेच दिया, तो बोलता कि ट्रेडिंग चल रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पे हमने 3 कीवर्ड यूज किए डेफिनेशन में। पहला कीवर्ड है अमाउंट, दूसरा कीवर्ड है इनकर्ड और तीसरा कीवर्ड है बिजनेस। तो आप ये तो समझ गए कि हाँ भाई कॉस्ट बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब इसके अलावा मैं बोल रहा हूं कि कॉस्ट अमाउंट भी में भी मेजर होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं मेरा एक मैनेजर है जिसने 5 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया? तो बस 5 घंटे किया तो किया, वो कॉस्ट नहीं है। पर अगर मैं बोलूं उस 5 घंटे के हर घंटे के 1000 रुपए दिए मैंने, तो मैंने 5000 रुपए पे किए उसको, तो 5 घंटे कॉस्ट नहीं है, 5000 रुपए कॉस्ट है। मतलब कॉस्ट हमेशा मनी में मेजर होगा। इट विल बी मेजर्ड इन अमाउंट एंड नॉट इन क्वांटिटी। क्लियर है? जो अकाउंटिंग का भी रूल होता है, अकाउंट्स पढ़ते थे अपन, तो अकाउंट्स में हम कभी आर्स को, केजी को, इनको थोड़ी रिकॉर्ड करते थे, हम हमेशा अमाउंट रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, ये अमाउंट 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्चुअल और दूसरा हो सकता है नोशनल। जैसे इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जिसका पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट वो होता है कि पेमेंट नहीं करना। हमने उसको काम में तो लिया है बिजनेस में, पर हमको उसका पेमेंट नहीं करना। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग ली किराए पे, तो मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो गई। पर मैं बोलूं बिल्डिंग तो मेरी खुद की है, तो क्या मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा? पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही, मैं किसी और को देता तो किराया मिलता ना। तो नोशनल कॉस्ट भी आते हैं यहां पर। तो कॉस्ट में एक्चुअल भी आएगा और नोशनल भी आएगा। किसी को किराया देना है तो वो भी आएगा, और किराया नहीं देना है, खुद की जगह है, तो भी उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड करनी है, उसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। आ रहा है क्या समझ में? और इसके अलावा एक वर्ड और यूज किया मैंने डेफिनेशन में, इनकर्ड। इनकर का मतलब क्या होता है? यूज होना, वो बिजनेस में यूज होना चाहिए। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मैंने क्यों स्पेशली बोला कि यूज होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये हमारा एक प्रोसेस है, मान लीजिए एक मशीन है, इस मशीन में मैंने 1000 किलो रॉ मटेरियल लगाया, और एक्चुअली मैंने खरीदे थे 5000 किलो, और 1 किलो 5 रुपए का है। तो मैंने 5000 किलो मटेरियल खरीदे हैं, और उसमें से मैंने मशीन के अंदर 1000 किलो ही डाले हैं। तो बताओ मेरी कॉस्ट कितनी मानूं मैं? 5000 किलो खरीदे हैं 5 रुपए के हिसाब से, यानी 25,000 का मटेरियल खरीदा है, पर मशीन के अंदर मैंने 1000 किलो ही डाले। तो कॉस्ट कितनी मानूं? 5000 ही मानोगे ना। ये तो नहीं बोल रहे कि जितना पैसा दिया है वो कॉस्ट मान लो, हम बोल रहे हैं जितना यूज किया है उतना ही कॉस्ट मानना। इसी को बोलते हैं इनकर करना। तो कभी ये नहीं बोला जाता अमाउंट विच इज पेड इन अ बिजनेस इज कॉस्ट, या अमाउंट विच इज स्पेंट इन अ बिजनेस इज कॉस्ट। स्पेंड तो मैंने पूरे 25,000 कर दिए है, तो मान लो 25,000 को कॉस्ट नहीं। द अमाउंट विच इज इनकर्ड इन अ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। क्लियर है क्या? तो यहां पे 5000 ही कॉस्ट बनेगी। और एग्जांपल देता हूं यूज का। जैसे मान लीजिए ये एक मेरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैंने किराए पे लिया है। किस पे लिया है? किराए पे लिया है, रेंट पे लिया है मैंने। तो बिल्डिंग का जो रेंट डिसाइड हुआ ना, वो 10,000 रुपए पर मंथ डिसाइड हुआ। हर महीने का 10,000 रुपए रेंट देना है। अच्छा, एक महीना निकल गया, 1 मंथ निकल गया, मैंने रेंट पे नहीं करा, पैसे ही नहीं थे, कहां से दूं? तो लैंडलॉर्ड को बोल दिया अभी नहीं है मेरे पास, मैं जैसे ही आएगा वैसे दे दूंगा। तो 1 महीना हो गया मैंने रेंट नहीं दिया। अच्छा, दूसरा महीना भी हो गया, रेंट नहीं दिया। तो बताओ क्या कॉस्ट लोगे? इसको मानोगे? कॉस्ट खर्चा मानोगे क्या अपना? पैसा नहीं दिया मैंने, खर्चा तो मानना पड़ेगा। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड यूज्ड, है ना, इनकर्ड, इनकर। तो अगर मैं बोलता अमाउंट विच इज पेड इन अ बिजनेस, अमाउंट विच इज पेड इन अ बिजनेस, तो आप बोलोगे सर पैसे तो दिए ही नहीं, कहां कॉस्ट हुई है मेरी? पर अगर मैं बोल रहा हूं अमाउंट विच इज यूज्ड इन अ बिजनेस, तो आपने जगह तो काम में ले लिया, पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ? कॉस्ट में तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अरे क्या? तो यानी आउटस्टैंडिंग अगर है ना कोई खर्चा, तो वो भी मेरी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। बट अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ना तीसरा महीना आया और ना तीसरे महीने मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो मैंने ये तीनों महीने का रेंट भी दे दिया, और लैंडलॉर्ड ने बोला कि यार तुम्हारे पास ज्यादा पैसा आ गया तो एक काम करो अगले महीने का भी दे दो, फिर तुम देते नहीं हो क्योंकि, तो मैंने उसको चौथे मंथ का भी रेंट अभी दे दिया, 4th मंथ का रेंट भी अभी दे दिया। अभी चौथा महीना चालू भी नहीं हुआ और मैंने उसको रेंट पे कर दिया, तो मतलब मैंने टोटल 40,000 पे कर दिए। तो बताओ कॉस्ट कितनी मानोगे? 30 मानना है, कॉस्ट 40 नहीं होएगी।
क्योंकि आपने 10,000 जो अगले महीने का दे दिया है वो अभी तक यूज तो करी नहीं जगह, तो उसको रेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। यानी आउटस्टैंडिंग को खर्चा माना जाता है पर प्रीपेड को खर्चा नहीं माना जाता है। तो क्या अपने क्वेश्चंस में आएगा, कभी वो आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, कभी वो प्रीपेड बोलेंगे, तो वहां नहीं सिखाऊंगा जाके कि क्या करना है। मैं आपको बेसिक में सिखाना चाहता हूं कि हमेशा के लिए रूल ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग है तो इंक्लूड करना है और प्रीपेड है तो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो इनकर ही नहीं हुआ। आ रहा है क्या समझ में? एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, लास्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए ये मशीन है अगेन, और इस मशीन के अंदर मैंने 10,000 किलो मटेरियल लगाया और 1 किलो 5 रुपए का है, तो 50,000 का मैंने मटेरियल लगा दिया और इससे मेरा आउटपुट तैयार हो गया। तो बताओ इस आउटपुट की कॉस्ट कितनी मानोगे? 50,000। पर मुझे बताओ वो मशीन भी तो यूज करी है। हाँ, तो अब क्या है, मैंने मशीन एक खरीदी है 1,00,000 रुपए की। मशीन खरीदी मैंने 1,00,000 रुपए की, मैंने पैसे दिए हैं 1,00,000 रुपए। तो बताओ प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी? 50,000 या 1,50,000? क्यों मशीन क्यों नहीं? क्योंकि पूरा यूज थोड़ी ना कर लिया। फिर वही वर्ड आएगा इनकर्ड, जितना यूज हुआ है उतना ही तो खर्चा मानेंगे। तो क्योंकि इस मशीन की एक लाइफ होती है, तो मान लीजिए 5 साल की लाइफ है, 5 साल चलेगा ये मशीन, और मैंने तो अभी 1 साल ही तो चलाया है, तो आप पूरा 1,00,000 थोड़ी खर्चे में ले लोगे, उसका पोर्शन लेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 20,000। तो हम बोलेंगे 50,000 का तो मटेरियल हो गया और 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 70,000 आ जाएगी। पर अगर ऐसे सोचता अमाउंट विच इज पेड इन अ बिजनेस, तो पैसे तो 1,00,000 दे ही दिए ना, मान लो कॉस्ट मशीन को भी। पर हम लोग इसीलिए कॉस्ट में नहीं लेते थे मशीन को, क्योंकि हम उसको पूरा यूज ही नहीं करते। आया क्या समझ में आ रही बात? तो एक बार लिख लेते हैं, कहीं भूल ना जाए। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल परचेज्ड। एग्जाम्पल लिखिए, रॉ मटेरियल परचेज्ड। बताओ कॉस्ट है या नहीं है? रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीद लिया मैंने, 1,00,000 का मटेरियल खरीद लिया, नहीं है ये कॉस्ट, इज नॉट अ कॉस्ट। लिखिए रॉ मटेरियल परचेज्ड इज नॉट अ कॉस्ट, रॉ मटेरियल परचेज्ड इज नॉट अ कॉस्ट, कॉमा, बट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पर अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया है इज अ कॉस्ट, बट रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया इज अ कॉस्ट। वो याद है कॉस्ट शीट पढ़ते थे, तो कॉस्ट शीट का पहला आइटम क्या होता था? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कभी सोचा वहां पर परचेज से क्यों नहीं स्टार्ट करते? क्यों? हाँ सोचा था, यही सोचा था कि जितना काम में लिया है उतना ही तो कॉस्ट मानना है, सारा थोड़ी मान लेंगे, है ना। ओपनिंग प्लस करते थे, क्लोजिंग माइनस कर देते थे। सेकंड एग्जांपल लिखिए, सेकंड एग्जांपल लिखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कभी लिखा जाए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो क्या इनको कॉस्ट में लेना है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ कॉस्ट। तो चीजें अगर आउटस्टैंडिंग है तो कॉस्ट में लेना है, कॉमा, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट अ कॉस्ट, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट अ कॉस्ट। प्रीपेड को कॉस्ट में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड एग्जांपल, फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी क्वेश्चन में आ जाए, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो ये कोई भी चीज कॉस्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरा यूज थोड़ी हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट परचेज इज नॉट अ कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड is not a cost, fixed assets purchased is not a cost, but depreciation
but depreciation charged on it, but depreciation charged on it is a cost. पर उस पर जो डेप्रीसिएशन लगता है वो आपको कॉस्ट में लेना है. तो आप बोलोगे सर डेप्रीसिएशन में पैसा तो लगेगा ही नहीं, तो हमने इसीलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि अमाउंट में एक्चुअल भी आता है और अमाउंट में नोशनल भी आता है. तो जरूरी नहीं है कि पैसा जाएगा तो ही कॉस्ट माना जाएगा. आ रहा है क्या? सबको क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, है ना.